तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसमें दोस्तों जो रीजनिंग के क्वेश्चन 50 हैं उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। तो ये पेपर दोस्तों आप लोगों का 23 दिसंबर 2018 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 1 में। ओके, जिसका टेक्स्ट बुकलेट सेट है वो AB है। ठीक है, ये बुकलेट सेट जो है वो AB इसका कोड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे उसको मैं आज के इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को और सारे क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखिएगा, ताकि आप लोगों को एक अनुमान लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में रीजनिंग के किस लेवल के आते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी पेपर होते हैं उसमें रीजनिंग के जो सारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे एक ही लेवल के होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन जो 50 हैं उसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप लोगों का जिससे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकेगा। ओके, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये रीजनिंग सेक्शन से जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन से जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर 51 से स्टार्ट होगा। ओके, 100 तक, 51 से लेके 100 तक ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 51 वाला जो क्वेश्चन वहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। तो पढ़ लेते हैं। अमन, बोमन और चमन की औसत आयु क्या होगी। यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। अमन, बोमन और चमन की आयु का अनुपात जो दिया गया है 6:5:3 दिया गया है। ओके, अब यहाँ दिया गया उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो इस जो ऑप्शन दिए हैं 4, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप लोगों का यहाँ पर एक्यूरेट जो है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, अमन, बोमन और चमन की औसत आयु का पता लगा सकेगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये अमन है, अमन, ये बोमन है। ठीक है, उसके बाद से ये चमन है। अब अमन की मान लेते हैं 6 है एज। उसके बाद से यहाँ पर इसकी बोमन की है 5 है और इसका 3 है। ओके, ये रेशियो दिया गया है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में है बोमन की आयु तीनों लोगों की औसत से अधिक है। ये जो बोमन है ये तीनों लोगों की औसत, मतलब 6-5 कितना होता है, 6 + 5 प्लस में और यहाँ पर 3, अब 5 में 3 लोग हैं तो 3। उसके बाद से 6-5 11, 11-3 14/3 हो जाएगा। तो 3 चौक को 12, 4 पॉइंट कुछ होगा ना, तो इससे अधिक ही है। तो इससे ये पता नहीं चलेगा कि मतलब एक्यूरेट औसत क्या होगा। ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि 5 मतलब इसके और तीनों की औसत से ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट से। उसके बाद से सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है, इसको हटाते हैं। सेकंड दिया है बोमन और चमन की आयु में अंतर। बोमन और चमन में के आयु में अंतर जो है वो कितना है, 2 है। उसके बाद से दिया गया है अंतर अमन और बोमन की आयु के, अमन और बोमन की आयु के अंतर से दूना है। 6-5 इसके 1 है और इसका 2 है अंतर। ठीक है, तो इससे दूना है ये। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इससे एक्यूरेट औसत नहीं निकलेगा सबका, जब सबका आयु पता चलेगा तभी निकलेगा। तो आयु निकालने के लिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, अमन की आयु चमन की आयु से दूनी है। अमन की आयु चमन की आयु से दूनी है, ये तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, तो इससे नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर देख लेते हैं उसको। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है, चमन के पहले जन्मदिन पर अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया गया है एक्यूरेट, मतलब चमन के पहले जन्मदिन पर। तो यहाँ पर जो है अमन, ये अमन है, ये बोमन है और ये चमन है। तो चमन का कितना है 3 और बोमन का है 5 और अमन का है 6। तो इनका जब पहला जन्मदिन रहा होगा, मान लेते हैं ये 1 साल के जब रहे होंगे, तो क्या बोला है, अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। जब ये 1 साल के रहे होंगे चमन, तो अमन जो है ये बोमन से 9 साल बड़ा था। मतलब कि ये 1 साल के रहे होंगे, तो ये कितने साल के रहे होंगे, तो 3 से 2 घटा है तो 1 आया है, तो 5 से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा और यहाँ पर 6 से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 4। तो यहाँ पर जो 4 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1। और कितने साल का बड़े थे, तो गुणे 9 साल के बड़े थे। 1 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 9 आएगा ना, इनके बीच के डिफरेंस में। ठीक है, तो 9 आया। उसके बाद से यहाँ पर जब इंटू 9 करेंगे तो सब में इंटू 9 करना पड़ेगा। तो 6 में इंटू 9 करेंगे जब, तो 6 9 54 हो जाएगा। ये हो गए अमन, और बोमन हो गए 5 9 45। उसके बाद से यहाँ पर चमन हो जाएंगे 9 3 27। अब जो है आप लोग इसको टोटल कर लेंगे, टोटल करके अपन 3 करेंगे। अब जो है एक्यूरेट जो औसत निकलेगी वो एक्यूरेट निकलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से जो है इनका एक्यूरेट औसत निकल सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा 52 नंबर। तो यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें। ठीक है, पढ़ लेते हैं। 8 मित्रों के मध्य जो है बी,
के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। तो 8 दोस्त ABCDEFG और H एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, रात्रि भोज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग, एक सर्कल बनाते हैं, गोल मेज। अब यहाँ पर दिया गया है ABCDEFG जो है ये इस गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। अब यहाँ पर दिया गया है A B के ठीक सामने बैठा है, जो ये A है ये B के ठीक सामने बैठा है। ठीक है, उसके बाद से दिया गया है E के ठीक सामने F बैठा है, तो यहाँ पर E हो गया और ये F हो गया, E के सामने ठीक F बैठा है। ओके, उसके बाद से C E और A के बीच बैठा है, तो C हो गया यहाँ पर, ये E और A के बीच बैठा है। ठीक है, उसके बाद से दिया गया है D A के ठीक दाहिने है, D जो है A के ठीक दाहिने है, तो इधर मुँह करके बैठा है ना A, तो इसका दाहिना किधर हुआ, इधर होगा। तो यहाँ पर दिया गया है D A के ठीक दाहिने है, तो यहाँ पर कहीं D हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दिया गया है उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई प्रश्न के की गई किस तरीके अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ऑप्शन से यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। एक जो यहाँ पर आदमी है वो मिसप्रिंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वो नहीं दिया गया है, जो कि है जी। ओके, अब ये जी कहाँ पे बैठेगा उसको ढूंढना है इस ऑप्शन से, तब पता चल जाएगा कि मध्य जो बी है उसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ए सी और डी के बीच में है। ए जो है ये ए और सी के डी, यहाँ पर ए सी और डी मतलब सी और डी के बीच तो ये बैठा ही नहीं है, ए बगल में बैठा है, इससे तो पता नहीं चलेगा। बी वाला है सी जी के ठीक सामने है, मतलब कि जो सी है ये जी के ठीक सामने, मतलब जी कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, इसी के सामने बैठा होगा। तो अब जो है पता चल गया यहाँ पर जो दिया गया 8 मित्रों के मध्य जो बी है उसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, वो बैठा है जी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से यहाँ पर बिल्कुल पता चल रहा है कि मतलब ये जो बी के ठीक दाईं कौन बैठा है, जी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के UPSSC वीडियो के पेपर में। ओके, और जो आप लोगों का पेट का एग्जाम होगा उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप लोगों को जब एग्ज़ाम आए तो उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद से ग्राफिंग करो, उसके बाद से आंसर देके आगे बढ़ो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ये रहा। ठीक है, एक आदमी जो है 200 रुपये लेकर बाज़ार गया। उसने जो है 50 रुपये किलो की दर से यहाँ पर 2 किलो इन्होंने सेब खरीदा और 2 दर्जन केले खरीदे। तो खरीद के बाद उसके पास शेष राशि कितनी बचेगी ये पूछा है। तो 2 किलो का तो पता है कि मतलब 50 दूना 100 हो जाएगा, लेकिन 2 दर्जन का कैसे पता चलेगा, तो उसको ऑप्शन से ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला दिया है ऑप्शन, बाज़ार में केले 25 रुपये पर केजी थे। ठीक है, तो यहाँ पर केजी में तो है नहीं, दर्जन में है, तो इससे तो नहीं फाइंड होगा। उसके बाद से बी वाला ऑप्शन है, एक मिनट, बी वाला ऑप्शन है सेब पर 5% और केले पर 10% छूट थी, तो इससे भी नहीं पता चलेगा। यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है, यहाँ दिया गया है 2 दर्जन केले का वजन जो है वो 2 केजी सेब के वजन के बराबर है, तब ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला जो है ये बिल्कुल यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे 2 दर्जन केला है वो 2 केजी सेब के बराबर है। तो 50 रुपये केले सेब के हिसाब से आप लोगों का 100 रुपये सेब का हुआ, तो 100 रुपये आप लोगों का इसका भी हो जाएगा, 2 दर्जन तो 100 200 हो जाएगा। ओके, तो इससे भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है खरीद के बाद उसके पास शेष राशि कितनी है ये पूछा है ना, तो इससे तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 इसका हो जाएगा इस हिसाब से सेब का, और 100 जो हो जाएगा आप लोगों का केले का हो जाएगा। तो कहाँ बचा, 2 ही 100 रुपये तो ले गया था, तो 200 ख़त्म हो गया, तो शेष राशि इससे कहाँ पता चलेगा कि कितना बचा। तो यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दिया गया 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधे किलो की लागत के बराबर है, मतलब कि सेब का जो 1 किलो का दाम था वो कितना था, 50 रुपये। ओके, तो 50 रुपये का आधा कितना होता है, 25 रुपये होता है, तो 1 दर्जन का दाम यही है 25 रुपये। ठीक है, तो 2 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपये, और सेब का यहाँ पर था 100 रुपये 2 किलो का, तो 100 और प्लस 50 आप लोगों का कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। तो टोटल उसने 150 खर्च किए और बचा कितना, 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 रुपये बचेगा, तो 50 रुपये उसके पास शेष राशि बची। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर एक व्यक्ति के पास 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्कों के रूप में धन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 2 1। ओके, सिक्कों की कुल संख्या जो है वो 150, टोटल मतलब कितना है, 150 सिक्कों की संख्या है ये। ठीक है, अभी मूल्य नहीं दिया, ये 150 संख्या है, मतलब 150 सिक्के थे। ठीक है, उसके बाद से बोला है उस व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है, तो कितनी राशि है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन से देखते हैं इसका सही सटीक आंसर कौन देता है। तो ऑप्शन ए है, रुपये 5 जो है मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 25 थी, तो 5 की जो 25 थी, तो 25 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 25 25 कितना होता है, 125 होगा। ठीक है, 125, तो 125 तो ये हो गया, बचा 25, तो इससे आप लोग नहीं फाइंड कर सकते हो।
अब हम लोग सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे। 1, 2 और 5 के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है वो 3:2:1 है। ठीक है, अब इससे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, जैसे 1 का, 2 का और 5 का जो रेशियो दिया गया है वो कितने कितने का दिया गया है, 3:2:1। अब यहाँ मान लेते हैं ये 3x 2x और ये इसको x मान लेते हैं, इक्वल टू कितना दिया है, इसको प्लस करेंगे अगर तो इक्वल टू कितना दिया है, 150 है संख्या। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6, तो 6x हो जाएगा, 6x इक्वल टू 150 दिया गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 15, यहाँ पर 150/6, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और यहाँ पर 3 बचा, 6 25 30, तो x की वैल्यू 25 निकली। अब यहाँ पर इस पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 तियाँ कितना होता है, 75 हो जाएगा और 25 दूना 50 हो जाएगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा ये। ओके, तो 25 जो है 25 आप लोगों का 25 सिक्के 1 के थे, 50 सिक्के जो है वो 2 2 के थे और 75 सिक्के 3 3 के थे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब इसको जब जोड़ोगे 75 50 25 तो आप लोगों का टोटल 150 सिक्के आएंगे। ओके, 150 सिक्के आएंगे, तो इससे आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इससे आप लोग फाइंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर ए बी का भाई है जो सी की बहन है। ए बी और सी, ई और एफ की संतानें हैं, एफ का बी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर दिया गया उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सी एफ का पुत्र है, तो पहले ग्राफिंग कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है ए जो है वो बी का भाई है, तो ये प्लस हो गया, लेकिन ये नहीं पता है बी फीमेल है कि मेल है। उसके बाद से दिया गया है जो कि सी की बहन है, मतलब ये जो बी है वो सी की बहन है, मतलब कि यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बहन है बी, ठीक है, तो ये लेडीज़ हो जाएगी और सी अभी नहीं फाइंड है कि ये क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है ये हो गया। उसके बाद से ए बी सी जो है वो ई और एफ़ की संतानें हैं, ई और एफ़ की संतानें हैं। अभी ये नहीं पता है कौन माता कौन पिता है, ई माता है कि एफ़ माता है, ये नहीं पता है। अब पूछा है एफ़ का बी के साथ क्या संबंध है, ये पूछा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है सी एफ़ का पुत्र है, तो सी एफ़ का पुत्र है, मतलब पुत्र है, तो ये तो मेल हो जाएगा, तो इससे नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर पिता के साथ संबंध रहेगा तो पिता बेटी का होगा और माता के साथ तो माता बेटी का होगा। ठीक है, तो अभी इससे नहीं फाइंड हुआ कि कौन मेल कौन फीमेल माता पिता में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, ई ए के पिता हैं, तो ई जो है ये ए के पिता हैं, मतलब कि अब पता चल गया कौन मेल है कौन फीमेल है। तो ई जो है वो मेल हो जाएंगे और एफ़ जो है वो फीमेल हो जाएंगी। अब यहाँ पर एफ़ और बी के बीच जो संबंध है वो माता और बेटी की है, माता और पुत्री का। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही से डिस्क्राइब कर रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर है दोस्तों ये, तो इसको मैं आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने 3-4 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हमने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना आप लोग खुद से दीजिएगा, वो भी कमेंट में कमेंट करके। ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है हर्षद, और हर्षद की आयु जो है उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पर हर्षद हैं और इनका बेटा विजय, तो विजय की मान लेते हैं एज जो है x है और हर्षद की उनके बेटे की 4 गुनी, तो मतलब कि 4x हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष पहले सुधा की आयु, यहाँ पर सुधा जो बन जाएगी और सुधा की आयु उसके बेटे विजय, मतलब इनका जो बेटा है विजय ही है। ठीक है, तो मतलब कि ये माता पिता हुए हैं हर्ष और सुधा। ठीक है, तो सुधा की आयु 4 वर्ष पहले जो है यहाँ पर दिया गया, उनके बेटे विजय की आयु की 6 गुनी थी। तो यहाँ पर मान लेते हैं 4 वर्ष पहले विजय की जो एज थी वो x-4 होगी और यहाँ पर सुधा की एज कितना हो जाएगा, 6 गुना इनके बेटे की, तो x-4 इंटू में 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू जब आप लोग निकाल लोगे तो यहाँ पर सुधा की जो वर्तमान आयु है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से यहाँ पर उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन है 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर बता दिया है कि 4 वर्ष बाद जो है हर्षद और सुधा की आयु के बीच जो अंतर है वो 4 वर्ष का है। तो इससे आप लोग सटीक तरीके से इस क्वेश्चन का
आंसर दे सकते हो। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, इसलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों पर इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती रहे, ताकि आप लोगों का जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सकेगा, ठीक है। वैसे मैं अगला वीडियो जब बनाऊँगा तो आप लोगों को बता दूँगा कि इसका कैसे सलूशन होगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहे और इसका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करें। तो 4 ऑप्शन है, गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। तो विषम कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर विषम जो होगा वो होगा गैंडा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये जो 3 है ये कार्निवोरस है, तो ये कार्निवोरस नहीं, ये हार्बीवोरस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है, इस विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसके साथ सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए का संबंध है। यहाँ पर जो फिगर है वो उसमें दिया गया है ए और बी के बीच जो संबंध है वो सी और डी के बीच वही संबंध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो दिया गया उसकी जगह पर क्या होगा? तो पहले फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर ए और बी को देखते हैं कि इनके बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर पंचभुज आप लोग ये जो देख रहे होगे, पहले में दूसरे में आके उल्टा हो गया, तो इसमें भी यही होगा। तो त्रिभुज सीधा है तो उल्टा वाले कितने फिगर हैं? तो 1 और 2, तो इन्हीं 2 ऑप्शन में से एक होगा। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग देखोगे अगर, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर इधर है, उसके बाद से दूसरे वाले में यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो उल्टा हो गया है, यहाँ पर था उसके बाद अपोजिट चला गया। तो यहाँ पर गोला है तो गोला भी अपोजिट जाएगा, तो गोला भी अपोजिट जाएगा। तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों यही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को और सारे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए नामों के में से विषम को पहचानना है। तो पहला है जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा। तो विषम कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा है ये विषम हो जाएगा। ये नदी का नाम है, ठीक है, और ये एक नदी घाटी परियोजना भी है, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विषम है। और बाकी सारे ये जिम कार्बेट, रणथंभौर और बांधवगढ़ जो है ये नेशनल पार्क हैं। बाकी ये नदी घाटी परियोजना मतलब नदी का नाम है तुंगभद्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विषम हो जाएगा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर टोटल मैंने 60 क्वेश्चन करवाए, 51 से लेकर 60 तक। 2 क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ा है मैंने, जिसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ रहा है आपको। और पार्ट वाइज मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को जब पार्ट वाइज में दूंगा थोड़ा थोड़ा, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा हर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगली पार्ट में मैं आप लोगों को और जो बचे क्वेश्चन है उसको मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।